हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का अध्याय एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? एल्डिहाइड तथा कीटोनों की मुख्य अभिक्रियाएं हैं, यानी एल्डिहाइड और कीटोन मुख्य रूप से कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, ऑप्शन नंबर सेकंड है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, ऑप्शन नंबर थर्ड है नाभिक स्नेही योगात्मक, ऑप्शन नंबर फोर्थ है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो जो आपकी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो मुख्य रूप से आपकी नाभिक स्नेही युगात्मक अभिक्रिया देते हैं। कौन सी अभिक्रिया देते हैं? नाभिक स्नेही युगात्मक अभिक्रिया। अगला प्रश्न है आपका, एल्डोल संघनन नहीं दर्शाने वाला यौगिक है। एल्डोल संघनन नहीं दर्शाने वाला यौगिक है। अगर एल्डोल संघनन की पहचान करनी है आपको तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि जिनके पास, ये चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वही आपकी एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं। कौन सी देते हैं? एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं। आपको पूछा क्या जा रहा है कि एल्डोल संघनन नहीं दर्शाने वाले इन चारों में से कौन सा है जो एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास CH3CHO, ऑप्शन नंबर सेकंड है CH3COCH3, ऑप्शन नंबर थर्ड है C6H5COCH3, ऑप्शन नंबर फोर्थ है HCHO। अब देखो इन चारों से आप देखोगे तो एक जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है ऑप्शन नंबर फोर्थ के अंदर एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, जिसलिए ये आपका जो HCH यानी फॉर्मेल्डिहाइड है वो आपकी एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दर्शाने वाला यौगिक है, यानी कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दर्शाने वाला यौगिक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो कैनिजारो अभिक्रिया है कौन से यौगिक देते हैं। तो जिन यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, जिन अल्फा हाइड्रोजनों में जिन यौगिकों में एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नो प्रेजेंट एंड एब्सेंट होता है वही क्या देते हैं आपके, जिन यौगिकों में आपका अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है वो आपके कौन सी अभिक्रिया देते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया देखते हैं। लेकिन यह पूछ रहा है आपसे कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दर्शाने वाला यौगिक है, इसका मतलब आपको क्या देखना है, किसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इन चारों में से किसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिससे कि वह आपको कौन सी अभिक्रिया नहीं देगा? कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर अगर फर्स्ट की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास C6H5CHO, ऑप्शन नंबर सेकंड है HCHO, ऑप्शन नंबर थर्ड है CCl3CHO, ऑप्शन नंबर फोर्थ है CH3CHO। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर फोर्थ के अंदर CH3CHO दिया हुआ है, उसमें आपके तीन अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन? तीन अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये आपको कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, कार्बोनिल समूह के कार्बन पर संकरण होता है sp, sp2, sp3, sp3d। तो देखो जो कार्बोनिल समूह है ये वाला C++O और O, अब ये इसकी पूछ रहा है इस पर कौन सा संकरण होता है। तो देखो ये एक सिग्मा, दो सिग्मा और तीसरा सिग्मा, यानी जो आपका कार्बोनिल समूह होता है उस पर होता है आपका संकरण sp2। कौन सा होता है? sp2 संकरण, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, टोलेन अभिक्रिया में होता है, यानी टोलेन अभिक्रम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उसमें क्या होता है? Cu2+, Cu+1, Ag+1, Co+2। तो टोलेन अभिक्रिया के अंदर आपका सिल्वर मिरर बनता है, यानी Ag+ होता है। क्या होता है? Ag+। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अभिक्रिया यानी बेंजीन की अभिक्रिया CO के साथ, CO और HCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन नंबर सेकंड बेंजल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर थर्ड बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर फोर्थ फिनॉल।
अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो CO प्लस HCl के साथ कराओगे तो ये गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस अभिक्रिया ये आपकी, और इसके अंदर क्या होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। कौन सा प्राप्त होगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न है आपका रोजरमुंड अपचयन में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास PDBSO4। ऑप्शन नंबर सेकंड है निर्जल AlCl3। ऑप्शन नंबर थर्ड है आयरन थर्ड ऑक्साइड यानी Fe2O3। ऑप्शन नंबर फोर्थ है HgSO4। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि रोजरमुंड अपचयन अभिक्रिया होती है, उसके अंदर कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। तो उसके अंदर उत्प्रेरक होता है आपका PDBSO4 उपयुक्त होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है, प्रश्न है यौगिक यानी CHO CH2 CH, इस पर जुड़ा हुआ है CHO CH2 CH का IUPAC नाम है। तो देखो अगर हम बात करते हैं IUPAC नाम की, तो सबसे पहले हमें कार्बन श्रृंखला देखनी पड़ेगी। और कार्बन श्रृंखला की बात करें तो मान लो ये हमारी कोई कार्बन श्रृंखला है जिस पर नंबरिंग करें हम तो 1 2 और 3, तीनों कार्बनों पर, 3 कार्बन की हमारी कार्बन श्रृंखला है, तीनों कार्बन पर एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है। तो अगर इसका हम नामकरण करते हैं तो हम क्या करेंगे, जो तीनों कार्बन पर एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है उसको हम प्रतिस्थापी के रूप में ही रखेंगे। ठीक है, तो आपको पता है 3 कार्बन को बोलते हैं हम प्रॉप, क्या बोलते हैं, प्रॉप। और एक कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, उसकी क्या बन जाएगा, प्रोपेन। अब जो एल्डिहाइड समूह लगा हुआ है आपके कौन कौन सी स्थिति पर लगा हुआ है, तो 1,2,3। अब इसके बाद क्या करते हैं, जितने होते हैं उतने उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं यानी पूर्व लगन लगाते हैं। तो कितने, 1 2 3, 3 को बोलते हैं अपन ट्राई, और एल्डिहाइड के लिए लगा देते हैं हम कार्बेल्डिहाइड। क्या लगा देते हैं, कार्बेल्डिहाइड। इस प्रकार आपका नाम बन के आएगा क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी प्रोपेन 1,2 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है, जोन्स अभिक्रमक है CrO3 ALK यानी एल्किल क्षारीय KMnO4 CrO3H2SO4 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है PCC यानी पैलेडियम क्लोरोक्रोमेट। जोन्स अभिक्रमक की बात करें तो आपका जोन्स अभिक्रमक होता है CrO3 और H2SO4 का मिश्रण। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, रोजरमुंड अपचयन में कौन सा एल्डिहाइड प्राप्त नहीं होता है। रोजरमुंड अपचयन के अंदर कौन सा एल्डिहाइड प्राप्त नहीं होता है। तो HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड, CH3CHO एसिटल्डिहाइड, CH3CH2CHO प्रोपेनल्डिहाइड, सभी प्राप्त। तो देखो रोजरमुंड अपचयन से आपका जो फॉर्मल्डिहाइड है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बेंजल्डिहाइड तथा एसीटोफिनॉल की क्रिया तनु NaOH की उपस्थिति में होती है। तो यह क्रिया होती है बेंजल्डिहाइड या एसीटोफिनॉल की क्रिया तनु NaOH यानी एक तो एल्डिहाइड है, दूसरा आपका कीटोन। अब उसकी अभिक्रिया आपकी तनु NaOH की उपस्थिति में होती है। तो यह अभिक्रिया होती है कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस कैनिजारो। तो देखो एक एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी क्रॉस एल्डोल संघनन। कौन सी हो जाएगी, क्रॉस एल्डोल संघनन, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रोपाइन CH3C111CH के जलयोजन से प्राप्त यौगिक है। तो आपको पता है कि देखो जो आपको प्रोपाइन का जलयोजन कराने पर आपको क्या मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक तो एल्डिहाइड है CH3CHO, उसके बाद CH3 और CHO, उसके बाद CH3CH2CH2OH, उसके बाद है आपका लास्ट ऑप्शन CH3C11OCH3 यानी एक तो आपको कीटोन मिल सकता है। तो आप NCERT के अंदर देखोगे तो प्रोपाइन का जलयोजन कराने पर, जैसे ही आप प्रोपाइन का जलयोजन कराओगे तो आपको मिलेगा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कीटोन।
यानी प्रोपान के जल योजन से कीटोन का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एल्डिहाइड एवं प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया से बना उत्पाद है। यानी एल्डिहाइड और प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद बनता है? कीटोन, श्वेतक्षार, कार्बोक्सिलिक अम्ल, उपरोक्त सभी। तो एल्डिहाइड और प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया से आपका श्वेतक्षार बनता है। क्या बनता है? श्वेतक्षार बनता है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एसीटोन और मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया और तत्पश्चात जल अपघटन से प्राप्त होगा। एक तो एसीटोन है आपका, उसकी अभिक्रिया मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड किसके साथ कराई जा रही है? मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखो एसीटोन की बात करें तो ये आपका CH3COO इसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी है? मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड यानी CH3MgBr इसके साथ। तो यहाँ से इसको ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा आपका? नेगेटिव चार्ज। जैसे ही आप इसको यहाँ से ब्रेक करोगे तो इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस। तो ये प्लस वाला तो आपके इसके साथ जुड़ जाएगा और ये माइनस वाला यहाँ जुड़ जाएगा। तो आपका बन के आएगा एक तरीके से, क्या बन के आएगा? बन के आएगा आपका CH3COMgCl और यहाँ CH3 और ये वाला CH3 यहाँ जुड़ जाएगा। अब यहाँ से निकालोगे तो आपको यहाँ से ये निकल जाएगा और यहाँ पर जो हाइड्रोजन आएगा जल योजन कराने पर वो हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा। तो देखो आप देख सकते हो, अब ये कार्बन है, इस पर एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है और इस पर देखो क्या जुड़ा हुआ है, एक मेथिल समूह, दूसरा और तीसरा, यानी तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्या बनेगा? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर, यानी तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल मिलेगा आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, CH3COO -Na+NaOH और गर्म करने पर एक क्वेश्चन मार्क लगा के दे रखा है CH+Na2CO3 उपयुक्त अभिक्रिया में अनुपस्थित अभिक्रम क्या रसायन को पहचाने। देखो ये आपकी अभिक्रिया क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवर उसकी अभिक्रिया किसके साथ कर रहे हैं? सोडा लाइम। यहाँ की देखो NaH+CO हो जाए यहाँ पर आपका, तो ये आपका बन जाएगा सोडा लाइम। और इससे आपको क्या प्राप्त होता है? इससे प्राप्त होता है हाइड्रोकार्बन। तो देखो यहाँ पर आपको उत्पाद के रूप में क्या मिल रहा है? हाइड्रोकार्बन। तो NaH+CaO अब इसको बोलते हैं अपन सोडा लाइम। क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। तो यहाँ पर किसकी अनुपस्थिति है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न रासायनिक अभिक्रिया मध्यवर्ती उत्पाद X है। तो जो टोलिन है जो आपका, उसकी अभिक्रिया यानी मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया आप किसके साथ कराओगे? क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ CH3 की उपस्थिति में कराते हो। तो आपको क्या मिलेगा? X पूछ रहा है, उसके बाद जल योजन करा दो तो बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये इस तरह का उत्पाद मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर सेकंड में इस तरह का उत्पाद मिलेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में इस तरह का उत्पाद मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर फोर्थ है इस तरह का। तो आप देख सकते हो ये सीधी की सीधी NCERT की रिएक्शन है। आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैसा X का उत्पाद मिल जाएगा। इसका किसका उत्पाद मिल जाएगा? X का, यानी CHOCrOHCl2 का ऑल्टाइस। उसके बाद इसका जलयोजन कराओगे, यानी जलयोजन कराओगे, जल अपघटन कराओगे तो क्या मिल जाएगा आपको? बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। यानी सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका, बेंजीन की अभिक्रिया CO और HCl के साथ निर्जलीय HCl3 की उपस्थिति में। ऑप्शन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड है, इसी का मिलान करना है। इसके सामने लिख रहा है हेल होलार्ड जेलेंस्की की अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में HVZ। RCOCH3 यानी एक तरीके का कीटोन है, उसकी अभिक्रिया क्षारीय लवण के साथ कार्बन कोक लिख रखा है इसके सामने। उसके बाद है आपकी एल्कोहल की अभिक्रिया एसिड के साथ हेलो फॉर्म लिख रखा है इसके सामने। और उसके बाद है आपका क्या? एसिड और एसिड के
इसकी अभिक्रिया हो रही है X2 रेड फास्फोरस की उपस्थिति हाइड्रोजन के साथ एस्टिक कर लिख रखा है, ये लिख रखा है। अब देखो अगर हम बात करते हैं तो RCH2OH और RCOOH, ये एल्कोहल और एसिड की अभिक्रिया से क्या बनता है आपका, क्या बनेगा, एस्टर। तो ये तो सी का होता हो जाएगा फोर्थ, सी का क्या हो जाएगा फोर्थ, सी के सामने क्या मिल जाएगा आपको फोर्थ, ठीक है। और लाल फास्फोरस वाली अभिक्रिया की बात करें तो ये होती है आपकी HVZ, डी के सामने मिल जाएगा फर्स्ट, डी के सामने क्या मिल जाएगा फर्स्ट। तो अब आप मैच कर सकते हो। और अगर बताएं आपको तो देखो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा डी के सामने फर्स्ट वाला, ऑप्शन नंबर लास्ट, यानी ए का सेकंड, यानी जो आपकी देखो अगर ए की बात करें, ए वाली अभिक्रिया ये आपकी ए वाली अभिक्रिया है बेंजीन की अभिक्रिया COHCl नेचर AlCl3 की उपस्थिति में। तो ये क्या है आपकी गाटरवान कोक है, कौन सी है गाटरवान कोक है। अब ये बात जो बी का सेकंड है वो थर्ड है, यानी ये आपकी कौन सी हेलोफॉर्म अभिक्रिया है, और ये थर्ड कौन सी है आपकी फोर्थ है एनेस्टिगर, और ये फोर्थ कौन सी है आपकी HVZ। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें। सूची 1 में लिख रखे हैं प्राप्त उत्पाद, और सूची दो में लिख रखे हैं कार्बोनिल यौगिक की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया। जैसे कार्बोनिल यौगिक की NH2OH के साथ अभिक्रिया कराते हो, किसके साथ कराते हो NH2OH के साथ अभिक्रिया कराते हो, तो आपको देखने को क्या मिलेगा। फिर उसके बाद है सेकंड RnH2 के साथ अभिक्रिया कराते हो, थर्ड है एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हो, फिर HCN के साथ। देखो HCN के साथ कराओगे तो आपको मिलेगा साइनोहाइड्रिन, क्या मिलेगा साइनोहाइड्रिन, यानी साइनोहाइड फोर्थ में कौन सा देखने को मिल जाएगा आपको, सेकंड वाला फर्स्ट में फोर्थ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो अब उसके बाद मान लो अब आपकी अभिक्रिया ऑक्सिम, तो एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो ऑक्सिम में थर्ड में, सी में क्या मिल जाएगा आपका ए में फोर्थ, कौन से में दिखाई दे रहा है तो ए में फोर्थ, ए के में दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बी की बात करोगे तो बी में यानी थर्ड RnH2 से कराते हो तो आपको सिर्फ 4 देखने को मिल जाएगा, यानी बी के अंदर क्या बी के अंदर सिर्फ 4 देखने को मिल जाएगा। और सी के अंदर आपको एल्कोहल से कराते हो तो एसिटिल देखने को मिल जाएगा। और बचेगा क्या आपका क्या डी के अंदर क्या मिल जाएगा ऑक्सीजन, यानी NH2 कराती हो तो ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि RMGX की अभिक्रिया CO2 के साथ कराने पर बाई क्या मिलेगा आपको। तो देखो RMGX है R पर माइनस Mg प्लस X माइनस होता है, और CO2 की बात करें तो C डबल बॉन्ड OO, यानी यहाँ से मान लो बॉन्ड ब्रेक करोगे, इस पर माइनस इस पर प्लस, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि जो C डबल O R O Mg X, देख लो RCOMgX, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड RCOOMgX, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो गया आपके MCQs। अब हम बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स एंड रिक्त स्थानों की। तो पहला रिक्त स्थान है आपका पहला रिक्त स्थान क्या है कार्बोनिल यौगिक। अब कार्बोनिल यौगिक या तो एल्डिहाइड या कीटोन सेमी कार्बेजॉइड से विक्रिया कर बनाते हैं सेमी कार्बेजोन, क्या बनाते हैं सेमी कार्बेजोन बनाते हैं। ये अमोनिया की अभिक्रिया आपके कार्बोनिल यौगिकों के साथ। ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका, ऑप्शन सेकंड नहीं, अब प्रश्न नंबर सेकंड है आपका कि कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया जिंक Hg और HCl के साथ कराने पर CH2 मिलता है आपको। तो ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन है, ये क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया आपकी क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका फैलिक विलयन A तथा फैलिक विलयन B होता है। फैलिक विलयन A की बात करें तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, और फैलिक विलयन B की बात करें तो सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट होता है, जिसे रॉसेल लवण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं रॉसेल लवण भी बोलते हैं। अगले प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है अगला, अगला प्रश्न है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट खाली जगह कहलाता है।
तो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट आपका टोलेन अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? टोलेन अभिकर्मक। अगला प्रश्न है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के उच्च सदस्य। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के उच्च सदस्य यानी कार्बन 12 से कार्बन 18 तक खाली जगह कहलाते हैं। तो बसा अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बसा अम्ल कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि लाल चींटी से खाली जगह, सिरके से खाली जगह, विकृति गंध मक्खन से खाली जगह अम्ल प्राप्त होते हैं। तो देखो जो लाल चींटी से होता है वो आपका फॉर्मिक अम्ल है, सिरके से एसिटिक अम्ल है, और विकृति गंध मक्खन से प्राप्त अम्ल है वो क्या है आपका? ब्यूटेरिक अम्ल है। क्या है? ब्यूटेरिक अम्ल है। और अगला प्रश्न है आपका ऑक्सैलिक अम्ल का IUPAC नाम खाली जगह है। तो जो ऑक्सैलिक अम्ल होता है वो होता है आपका RCH इस प्रकार होता है आपका ऑक्सैलिक अम्ल। और 1 2 और 2 कार्बन एथेन कितने समूह लगे हुए हैं? 2। एथेन डाइओइक अम्ल क्या होता है? एथेन डाइओइक अम्ल। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आइसोब्यूटारिक अम्ल का सूत्र। आइसोब्यूटारिक अम्ल का, तो आइसोब्यूटारिक अम्ल का मतलब CH3, यहाँ पर एक तो एक यहाँ पर COOH, ये क्या हो जाएगा आपका? आइसोब्यूटारिक अम्ल, यानी CH3 का ऑल्टो है CH3OH, जो होता है आपका आइसोब्यूटारिक अम्ल। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की तुलना में खाली जगह अम्लीय होता है। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो फिनोल की तुलना अधिक या ज़्यादा अम्लीय होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो फिनोक्साइड आयन की तुलना में अधिक स्थायी होता है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन अपहरण करने वाले यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य खाली जगह है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह अम्लीय सामर्थ्य खाली जगह है। यानी जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता को बढ़ा देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्षमता को घटा देते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका प्रबल अम्लों के लिए pKa का मान खाली जगह होता है। जो जितने ज़्यादा प्रबल अम्ल होंगे उनका pKa का मान न्यून या 1 से कम होगा, न्यून या कम 1 से कम होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका NaOH और CO का 3:1 मिश्रण खाली जगह कहलाता है। तो अभी बताया था मैंने आपको, क्या कहलाता है? सोडा लाइम। क्या कहलाता है? सोडा लाइम। अब है आपके लघुत्तरात्मक प्रश्नों में अगर बात करें, पहला है आपका अब क्या खंड अ और खंड ब में सम्मिलित कीजिए। तो खंड अ का खंड ब से सम्मिलित करना है। तो खंड अ की बात करें जैसे बेनिलीन, तो बेनिलीन किससे प्राप्त होता है आपका? वेनिला सेम से। सैलिसिल एल्डिहाइड किससे प्राप्त होता है आपका? सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है आपका मैडा स्वीट से। किससे प्राप्त होता है? मैडा स्वीट से। और सिनेमा एल्डिहाइड प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? दालचीनी से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है डाइवल एच का पूरा नाम लिखिए। तो डी का मतलब डाई, आई का मतलब आइसो, बी का मतलब ब्यूटिल, ए का मतलब एल्यूमिनियम, एल का मतलब एल्यूमिनियम, एच का मतलब हाइड्राइड। ये होता है आपका डाइवल एच का पूरा नाम। अगला प्रश्न है पीसीसी का पूरा नाम लेकिन एवं ये किन का मिश्रण होता है। यानी पीसीसी का एक तो पूरा नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये मिश्रण किसका होता है। तो पीसीसी आपका पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट, यानी पीसीसी का मतलब होता है पी का मतलब पिरीडियम, सी का मतलब क्लोरो, दूसरी सी का मतलब क्रोमेट। अगर हम बात करते हैं मिश्रण किसका होता है, तो इसका निर्माण CrO3 C5H5N पिरीडिन और HCl से होता है। यानी जो आपका पिरीडिन है वो किसके से मिलकर बना, तो CrO3 C5H5N यानी पिरीडिन प्लस HCl से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है फॉर्मेलिन क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। यानी फॉर्मेलिन है क्या और इसका एक उपयोग ही बताइए। तो फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो आपका वो फॉर्मेलिन होता है, वो फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन होता है। अब इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है जैविक प्रतिदर्शों के परीक्षण में, बेकेलाइट के परीक्षण में किया जाता है। यानी फॉर्मेलिन का उपयोग एक तो जैविक प्रतिदर्शों के परीक्षण यानी सड़ी हुई लाशों को बचाने के लिए, और दूसरा बेकेलाइट के निर्माण में। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सक्सिनिक, ग्लूटेरिक एवं एडिपिक अम्ल की संरचना एवं IUPAC नाम लिखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सक्सिनिक अम्ल की।
तो सक्सिनिक अम्ल में क्या होता है आपका, देखो इसके लिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अम्ल होते हैं उनकी ट्रिक याद रखनी है आपको, ओम्स गैप, ओम्स गैप। और ओम्स गैप का मतलब इसमें क्या याद रखना है आपको, ओ का मतलब ऑक्सैलिक अम्ल, एम का मतलब मेलोनिक अम्ल, एस का मतलब सक्सिनिक अम्ल, जी का मतलब ग्लूटेरिक अम्ल, ए का मतलब एडिपिक अम्ल और पी का मतलब पामेलिक अम्ल। अब करना क्या है कि देखो सी ऑक्जेलिक अम्ल होता है, वो होता है आपका COOH। अब जैसे ही आप इधर से जाओगे आगे बढ़ोगे तो आपको एक CH2 बढ़ाते चलना है। जैसे मेलोनिक की बात करें तो इन दोनों की एक CH2 जोड़ दो, सक्सिनिक की बात करें तो 2 CH2 जोड़ दो। इस प्रकार आप इसको बना सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सक्सिनिक अम्ल के IUPAC नाम की। तो ये होता है आपका सक्सिनिक अम्ल की संरचना। आप देख सकते हो सक्सिनिक अम्ल के अंदर कितने कार्बन है, 4। तो 4 कार्बन यानी 1 2 3 और 4। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। अब 4 कार्बन में कौन सी कंडीशन COOH लगा हुआ है आपका, यानी कार्बोक्सिलिक समूह लगा हुआ है, तो 2 जगह लगा हुआ है, तो 2 को बोलते हैं हम डाई। तो ब्यूटेन डाइओइक अम्ल बोलो या इसका नाम बोलो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल का IUPAC नाम। इसी प्रकार हम बात करें ग्लूटेरिक अम्ल की, तो ग्लूटेरिक अम्ल का IUPAC नाम मिलेगा। ये तो आपकी होती है ग्लूटेरिक अम्ल की संरचना, ये तो आपकी क्या है ग्लूटेरिक अम्ल की संरचना। अब ये ग्लूटेरिक अम्ल की संरचना है। उसके बाद देखो अब इसको बोल सकते हैं 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन बोल दो पॉइंट। दोनों कंडीशन में क्या लगा है, COOH समूह को बोलते हैं, 2 बार आ रहा है तो उसको बोलते हैं डाई, और COOH समूह के लिए क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल। तो नाम क्या बन जाएगा, पेंटेन डाइओइक अम्ल। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है इसी का तीसरा है कि एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम। 3 का पूछा, सक्सिनिक ग्लूटेरिक और एडिपिक। एडिपिक अम्ल की बात करें तो ये एडिपिक अम्ल की संरचना होती है आपकी। अब इसका IUPAC नाम लिखो तो 1 2 3 4 5 और 6। तो या तो बोल दो आप हेक्सेन डाइओइक अम्ल, या फिर इसको बोल दो हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल। दोनों ही IUPAC नाम सही है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न योग सम्मिलित कीजिए, यौगिक दिए हैं और उनका उपयोग दिया हुआ है। जैसे हेक्सेन डाइओइक अम्ल की बात करें तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, इसके सामने रखा है नाइलॉन 6 के निर्माण में। बेंजोइक अम्ल के एस्टर की बात करें सुगंधित द्रव्यों में। सोडियम बेंजोइट की बात करें खाद्य परिरक्षण में। उच्चतर बसी अम्ल की बात करें साबुन और अपमार्जक के उत्पादन में। तो यह आपके पहले के मिले मतलब सम्मिलित किए हुए दिए हुए हैं। इसके नीचे लिखा सभी सम्मिलित हैं, यानी ये पहले ही सम्मिलित हैं। हेक्सेन डाइओइक अम्ल उसका निर्माण यानी उसका उपयोग नाइलॉन 6 के निर्माण में किया जाता है। उसके बाद आपका बेंजोइक अम्ल के एस्टर का उपयोग सुगंधित द्रव्यों में। उसके बाद आपका सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य परिरक्षण में। और उच्चतर बसी अम्लों का उपयोग किसमें किया, साबुन एवं पारजक उत्पादन में। यानी ये आपके पहले से ही सम्मिलित दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्न अभिक्रियाएं समझाइए, यानी निम्न अभिक्रियाओं को समझाना है। पहली अभिक्रिया आपकी रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, दूसरी स्टीफन अभिक्रिया, तीसरी एटार्ड अभिक्रिया। तो अगर रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया की बात करते हैं तो एसिल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसे रोजेनमुंड अपचयन कहते हैं। अब एसिल क्लोराइड क्या होता है, देखो एक या तो बेंजीन लिख लो यहाँ पर, यानी जिसको बोलते हैं एरिल, या फिर आप एल्किल समूह कौन सा भी लो यहाँ पर। उसके अभिक्रिया PDBSO4 और हाइड्रोजन की उपस्थिति में कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर बेंजीन लिया हो तो बेंजिल्डिहाइड यानी और अगर आप एलिपेटिक कोई समूह लेते हो, एल्किल समूह लेते हो तो एलिपेटिक बेंजिल्डिहाइड। दूसरी अभिक्रिया आपकी, दूसरी अभिक्रिया क्या है, दूसरी अभिक्रिया है स्टीफन अभिक्रिया। तो नाइट्रल स्टेनलेस क्लोराइड के साथ, नाइट्रल स्टेनलेस क्लोराइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में संगत एमीन में अपचयित होता है जो जल बटन पर एल्डिहाइड देता है। यानी नाइट्रल यानी ये तो हो गया RCN, ये तो हो गया आपका नाइट्रल। अब स्टेनलेस क्लोराइड है SnCl2 और HCl यानी अम्ल की उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में कराने पर सबसे पहले मध्यवर्ती बनता है जिसे बोलते हैं एल्डामीन बोलो या एमीन बोलो, या तो एल्डामीन बोलो या क्या बोलो इसको, एमीन बोलो। ठीक है। अब इसका जल योजन कराओगे, जलपटन कराओगे तो आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। तो ये भी एल्डिहाइड के निर्माण की विधि है। अगली अभिक्रिया आपकी, अगली कौन सी है, एटार्ड अभिक्रिया। तो क्रोमिल क्लोराइड मेथिल समूह को
क्रोमिल क्लोराइड मेथिल समूह को एक क्रोमियम संकुल में ऑक्सीकृत कर देता है, जो जल अपघटन पर संगत बेंजीन एल्डिहाइड बनाता है। इसे इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। यानी क्रोमिल क्लोराइड बोलो, ये आपके बेंजीन, क्रोमिल क्लोराइड मेथिल समूह यानी बेंजीन, मेथिल बेंजीन बोलो। अब क्रोमिल क्लोराइड मतलब CrO2 Cl2 CH2 की उपस्थिति में, अभी हमने ये अभिक्रिया ऊपर देखी थी, तो इसमें आपका मध्यवर्ती बन के आता है CH, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं, उसकी जगह 2 समूह जुड़ जाएंगे आपके OCrOHCl2 का ऑल्टाइज। अगर इसका आप जल अपघटन करा देते हो तो बाकी का निकल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर CH के पास ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। इस प्रकार मिल जाएगा आपको बेंजल्डिहाइड। ये होती है आपकी इटार्ड अभिक्रिया। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्न अभिक्रियाएं समझाइए। अब कौन कौन सी अभिक्रिया समझानी है? तो पहले तो गिरनियार अवक्रमक की शुष्क बर्फ के साथ अभिक्रिया। शुष्क बर्फ का मतलब होता है CO2 के साथ अभिक्रिया। शुष्क बर्फ का मतलब क्या होता है? CO2 के साथ अभिक्रिया। और दूसरी है हेल फोलार्ड जेलेंसी की अभिक्रिया, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं HVZ। तो पहली आपकी गिरनियार अभिक्रमक के साथ शुष्क बर्फ की अभिक्रिया। तो गिरनियार अभिक्रमक शुष्क बर्फ CO2 के साथ अभिक्रिया कर कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण निर्मित करते हैं। जो गिरनियार अभिक्रमक होते हैं वो CO2 के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण निर्मित करते हैं, जो खनिज अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अभिक्रिया RMJX की अभिक्रिया CO2 के साथ कराओगे तो ब्रेंड ब्रोक करोगे। बेंड ब्रोक करने के बाद जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के बाद आपको जो R है वो C पर जुड़ जाएगा और OMGX ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा। फिर इसका जल अपघटन कराते हो तो आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। और दूसरा है आपकी कौन सी? हेल फोलार्ड जेलेंसी की अभिक्रिया। हेल फोलार्ड जेलेंसी की अभिक्रिया की अगर बात करते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल लाल फास्फोरस की अल्प मात्रा की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया द्वारा अल्फा एलो कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। इसे हेल फोलार्ड जेलेंसी की अभिक्रिया HVZ कहते हैं। और HVZ की रिएक्शन की बात करते हो तो रिएक्शन आपकी ये रही। रिएक्शन क्या है? RCH2COOH H2 लाल फास्फोरस की बचते हैं, उसके बाद जल अपघटन करा दो आपका तो क्या मिल जाएगा आपको? कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्फा एलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हेलोजन की क्या हो सकते हैं आपके? क्लोरीन और ब्रोमीन। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? A, B, C की पहचान कीजिए। यानी A, B और C की पहचान कीजिए। तो देखो, एक जो A आपका थैलिक अम्ल है, क्या है? A आपका थैलिक अम्ल। अब इसकी अभिक्रिया आप NH3 से कराते हो तो पहली बात तो आपको 2 NH3 लेनी है, और यहाँ पर आपके बन के आ जाएगा कुछ इस प्रकार। जैसे मैं बेंजीन रिंग को AR लिख दूँ और इस प्रकार बन के आ जाएगा COONH4+ और COONH4+। ठीक है, अब ये तो ये बन के आ गया। अब इसको और अधिक ताप पर गर्म करते हो तो आपको यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा और बचेगा वो, अब देख सकते हो नीचे देखो। इसके वगैरह NH3 के साथ कराओगे अमोनियम थैलेट बनेगा, इस प्रकार भी मैंने बताया था। और इसको और अधिक ताप पर गर्म करते हो तो अब क्या होगा? जल निकल जाएगा यहाँ से। क्या निकल जाएगा? जल निकल जाएगा। यानी देखो जल कैसे निकल जाएगा आपको? तो यहाँ बचेगा 2 हाइड्रोजन, दोनों से निकल जाएंगे NH2 2, एक जल काढ़ू यहाँ से, एक जल काढ़ू यहाँ से, तो H2O और H2 तो बचेगा CONH2। अब इसको आपने और अधिक प्रबल ताप पर गर्म कर दिया तो यहाँ से क्या निकल जाएगी? NH3, यानी NH2 यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो बचेगा क्या? NH बचेगा। देखो बचेगा क्या? NH, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये आपका डबल बॉन्ड है ये भी। तो इस प्रकार आपको थैलीमाइड मिलेगा। लास्ट में आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? थैलीमाइड। थैलीमाइड से क्या मिल जाएगा? थैलीमाइड यानी आपकी क्या निकल जाएगी? जो एक NH3 है वहाँ से निकल जाएगा और थैलीमाइड आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक अपने संगत अणुभार वाले एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहलों से उच्च होते हैं, क्यों? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणुओं के मध्य परस्पर अधिक व्यापक अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणन हो जाती है। यानी इनकी अपेक्षा हाइड्रोजन बंध इनके मध्य में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के मध्य में अधिक बनता है। ये हाइड्रोजन बंध वाष्प अवस्था में पूर्णतः नहीं टूट पाते। वाष्प प्रवस्था में प्रोटिक विलायकों में कार्बोक्सिलिक अम्ल द्विलक के रूप में रहते हैं और दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल अंतराण्विक बंधों से बंधे होते हैं। यानी इनके क्या बन जाते हैं? द्विलक बन जाते हैं, यानी 2 जोड़े के साथ रहते हैं। यही कारण है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक उच्च होते हैं। यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक उच्च कहते हैं। तो ये एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल की अपेक्षा द्विलक के रूप में रहते हैं और इनमें हाइड्रोजन बंध होता है वो मजबूत होता है।
अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, जैसे द्विलक की बात करें तो ये द्विलक होता है कुछ इस प्रकार का आपका, ये द्विलक है आपका। अगला प्रश्न है कार्बोनिल समूह का निर्माण अच्छी आरेख द्वारा बनाइए। कार्बोनिल समूह निर्माण का अच्छी आरेख बनाना है आपको। तो आपका ये सीधे सीधे एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि एक तो sp2 संकलित, ये वाला और ये वाला ऑक्सीजन के खाली कक्षक मिलकर क्या बनाएंगे, ये sp2 संकलित कार्बन, ये यहाँ पर बन जाएगा पाई बॉन्ड। तो इस प्रकार आप इसकी संरचना देख सकते हो। और जो बंद कोण होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री। कितना होगा, 120 डिग्री। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया क्रिया विधि समझाइए। तो नाभिक रोगी योगज अभिक्रिया की, नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया क्रिया विधि की बात करें तो एल्डिहाइड एवं कीटोन कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के कारण नाभिक रागी योगज अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो नाभिक रागी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति के कारण दर्शाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के कारण। कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन की विद्युतता कार्बन से अधिक होने के कारण पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ विस्थापित हो जाते हैं। यानी जो कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन की विद्युतता अधिक होती है उसकी वजह से कार्बन के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के पाई बंध के इलेक्ट्रॉन वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन की तरफ, जिसके फलस्वरूप नाभिक स्नेही धनावेशित कार्बन पर आक्रमण करता है। यानी जो और नाभिक स्नेही आता है वो किस पर आक्रमण करता है, धनावेशित कार्बन पर। अब sp2 संकरित समतलीय कार्बोनिल समूह के कार्बन में नाभिक स्नेही का आक्रमण संकरित कक्षकों के तल के लंबवत होता है। किधर से होता है, लंबवत होता है, यानी ऊपर की साइड से होता है, जिससे sp2 संकलित कार्बन sp3 में बदल जाता है और चतुष्फलकीय मध्यवर्ती एल्कोक्साइड आयन बनता है। कौन सा बनता है, चतुष्फलकीय मध्यवर्ती एल्कोक्साइड आयन, जो अभिक्रिया माध्यम में प्रोटीन से ग्रहण कर, यानी प्रोटॉन ग्रहण कर उदासीन उत्पाद बनाता है। और अभिक्रिया माध्यम में क्या कर लेता है, प्रोटॉन ग्रहण कर उदासीन उत्पाद बना देता है। ये होती है आपकी नाभिक रागी योगज अभिक्रिया की क्रियाविधि। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है HCHO CH3CHO CH3CO CH3 उनकी नाभिक रोगी योगज अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता एक घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे अधिक नाभिक स्नेही अभिक्रिया कौन अच्छी दर्शाता है, एल्डिहाइड, क्योंकि इसमें त्रिम बाधा कम होती है। और इस एल्डिहाइड में भी फार्माल्डिहाइड, उसके बाद एसिटाल्डिहाइड और उसके बाद आपका एसीटोन। ये आपकी नाभिक रागी योगज अभिक्रिया की घटती क्रियाशीलता का क्रम। अगला प्रश्न है आपका, अगर अब व्याख्या करें इसकी कि ऐसा क्यों, तो कार्बोनिल समूह के कार्बन पर प्लस आई प्रभाव वाले समूहों की वृद्धि के साथ कार्बन पर धनावेशित कम हो जाता है, अतः नाभिक रागी प्रतिक्रियाशीलता घट जाती है। यानी जो कार्बोनिल समूह पर प्लस आई प्रभाव वाले समूह जुड़े होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, जैसे कि उसके कार्बन पर धनावेश कम होता जाता है और नाभिक रागी प्रतिक्रियाशीलता घट जाती है। इस प्रकार ये इसका घटती हुई क्रियाशीलता का क्रम है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, एल्डिहाइड से एमीएसीटेल और एसीटेल बनाने का समीकरण लिखिए। एल्डिहाइड से क्या बनाना है, एमीएसीटेल व एसीटेल। तो एमीएसीटेल का मतलब होता है एक अल्कोहल समूह जोड़ना। तो RCHO, इसके अभिक्रिया ROOH के साथ कराओगे तो क्या जुड़ जाएगा, देखो अब इस प्रकार RCHOH OR और R इसके साथ बन के क्या निकल जाएगा, OH बनेगा आपका, ठीक है, ये जुड़ जाएगा। अब उसके हो गया फिर एल्कोहल डालोगे इसमें, तो ये बनाए तो इसको तो बोलते हैं एमीएसीटेल। इसके अंदर इसके हो गया फिर एल्कोहल से कराओगे तो RCHOR, इसको बोलते हैं एसीटेल। क्या बोलते हैं, एसीटेल। अगला प्रश्न है आपका, अभिक्रियाएं पूर्ण कीजिए। पहली अभिक्रिया कौन सी है, साइक्लोहेक्सिन KMnO4 रेस्टोस4 के साथ। दूसरी अभिक्रिया है CH3CH2CHO अमोनिया में AgNO3 के टॉलन अभिक्रिया के साथ। तो पहली अभिक्रिया की बात करें तो देखो ये दोनों आपके क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है KMnO4, तो यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ पर क्या जोड़ देगा, दो कार्बोक्सिल समूह जोड़ देगा। तो क्या बन जाए, हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल, जिसे बोलते हैं एडिपिक अम्ल। अगला क्या है आपका, तो अगला है CH3CH2CHO। अब ये क्या है, ये भी एक अमोनिया में टॉलन अभिक्रिया है, वो भी क्या है आपका एक ऑक्सीकारक है, द्रवल ऑक्सीकारक है। तो ये क्या करेगा, जो एल्डिहाइड समूह है उसको किस में चेंज कर देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो 1 2 3 और 4, ये देखो यहाँ भी देखो 1 2 3 और 4 कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बन के आएगा आपके पास, 4 कार्बन का, जिसे क्या बोलते हैं ब्यूटेनोइक अम्ल।
अगला प्रश्न है आपका ए कॉमा बी व सी की पहचान कीजिए। यानी ए की पहचान करो, बी की पहचान करो और सी की पहचान करो। सबसे पहले तो जो आपको बेंजिल एल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? HBr के साथ। अब आपको पता है HBr के साथ अभिक्रिया होगी तो जो आपका कार्बोनिल समूह है तो वो तो कहाँ जुड़ जाएगा, जिस पर आपका जो Br है, देखो HBr में H प्लस Br बनेगा तो Br तो यहाँ जुड़ जाएगा आपका C6H5 CH2 Br बन जाएगा और HO बाहर निकल जाएगा। तो ये बन के आएगा आपका बेंजिल ब्रोमाइड। अब इसकी अभिक्रिया अगर आप KCN के साथ कराते हो तो ये बनेगा आपको, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे प्लस माइनस और इस पर आ जाएगा K प्लस CN माइनस, तो K प्लस और Br माइनस निकल जाएगा, KBr निकल जाएगा, बनेगा का बेंजिल साइनाइड। क्या बन जाएगा? बेंजिल साइनाइड, यानी CH2 के पास CN आकर जुड़ जाएगा। अब इसको आप जलापटन कराते हो, बेंजिल साइनाइड का जलापटन कराते हो तो आपको मिल जाएगा फेनिल एथेनोइक अम्ल। क्या मिल जाएगा? फेनिल एथेनोइक अम्ल मिल जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17, ए और बी की पहचान कीजिए, नाम लिखिए। तो ए और बी की पहचान करें तो बेंजीन है आपकी, बेंजीन को जुड़ा COCH2, उसकी वगैरह KMnO4 और KH के साथ कराओगे। ठीक है। और उसके बाद उसकी वगैरह डाइल्यूट H2SO4 से कराओगे तो क्या मिलेगा? तो सबसे पहले इसकी KMnO4 या KH के साथ अभिक्रिया कराओगे तो आपको मिल जाएगा क्या, दोनों की दोनों जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के हैं वो पोटेशियम लवण मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? पोटेशियम लवण। और पोटेशियम लवण के डाइल्यूट H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हो आप तो आपको मिल जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसे क्या बोलते हैं? टरथैलिक अम्ल भी बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? टरथैलिक या थैलिक अम्ल भी बोल सकते हैं। और ये क्या है आपका डाई पोटेशियम बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलेट आयन। अगर प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो प्रश्न नंबर 18 क्या है आपका, ए बी और सी की पहचान कीजिए। इन तीनों की पहचान करनी है सबसे पहले। ठीक है। तो ए बनाना है आपको। अब ए की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? एम जी के साथ। तो ये क्या बन जाएगा? गिरगिनार्ड अभिक्रिया बन जाएगा। एक तरीके से आपका Mg इसके साथ जुड़ जाएगा। ए में क्या मिल जाएगा? NO2 MgBr, एक तरीके से गिरगिनार्ड अभिक्रम बन गया। और गिरगिनार्ड अभिक्रम बनने के बाद CO2 के साथ अभिक्रिया तो क्या बन जाएगा? OOMgBr। अब इसका जलापटन कराओगे तो ये तो बी हो गया आपका, जलापटन कराओगे तो ये Mg ऐसे निकल जाएगा आपका MgBr और OH निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? MgBr ORH और इसके यहाँ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है वो जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। अंतिम उत्पाद मिल जाएगा आपको 3 नाइट्रोजन बेंजोइक अम्ल। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी घटती अम्लता के अनुसार लिखिए। कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी घटती अम्लता के अनुसार लिखिए। एक है CF3COOH, CHCl2CH3, NO2CH2OH, CCl3 CHCOOH, NCN CH2COOH। तो ये आपका क्रम NCERT के अंदर सीधे का सीधे मेंशन कर रखा है, अभी बताते हैं। उसके बाद है एक तो यहाँ पर जो बेंजीन OCH3 और बेंजोइक अम्ल पर OCH3 जोड़ रखा है, एक बेंजोइक अम्ल पर आपका NO2 जोड़ रखा है, एक बेंजोइक अम्ल पर कुछ नहीं है। तो इनके आपको अम्लता के घटते हुए क्रम बताने हैं। तो पहले की अगर बात करें तो सबसे पहले आएगा आपका कौन सा? CF3COOH, उसके बाद आएगा CCl3COOH, उसके बाद आएगा आपका CHCl2COOH और उसके बाद आएगा आपका NO2 और उसके सबसे ज़्यादा आएगा आपका साइनाइड। NCERT के अंदर ये वाला क्रम आपके सीधे के सीधे मेंशन कर रखा है। दूसरे की बात करें तो दूसरे में क्या है, देखो NCERT के अंदर एक लाइन मेंशन कर रखी है, अगर किसी बेंजोइक अम्ल पर या कार्बोक्सिलिक अम्ल पर इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह EWG, अगर इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका, उसकी जो अम्लता है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन EWG जुड़ा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हुआ है, तो उसकी अम्लता कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करें जो OCH3 समूह होता है वो इलेक्ट्रॉन दाता होता है और NO2 होता है वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह होता है, इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें हम अम्लता की तो वो हो जाएगी आपकी नाइट्रो बेंजोइक अम्ल की, और उसके बाद इस पर कुछ नहीं जुड़ा हुआ है बेंजोइक अम्ल की, और उसके बाद OCH3 वाले अम्ल की। यानी इस प्रकार इनका ये हो जाएगा अम्लता का घटता हुआ क्रम। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं, समझाइए। तो फिनॉल प्रोटॉन त्याग कर संयुग्मी क्षार फिनॉक्साइड आयन जो अन्ना द्वारा स्थायी हो जाता है।
तो ये आपकी फिनोल की अनुनादी संरचना है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिनोल की अनुनादी संरचना आसान होती है तथा इसमें ऋणावेश अल्प विद्युत कार्बन परमाणु पर स्थित होता है। जो फिनोल है उसमें जो ऋणावेश घूमता है अनुनाद के अंदर वो अल्प यानी कम विद्युत परमाणु कार्बन पर घूमता है। अतः फिनोक्साइड आयन अनुनाद उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कार्बोक्सिलेट आयन होता है। अब कार्बोक्सिलेट आयन जो अनुनाद होता है वो महत्वपूर्ण क्यों होता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रोटॉन त्यागकर संयुग्मित क्षार कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, जो अनुनाद द्वारा फिनोक्साइड आयन से अधिक स्थायी हो जाता है, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन से दो समान अनुनादी संरचनाएं समतुल्य अनुनादी संरचनाएं बनाती हैं, जैसा ऋणावेश अधिक विद्युत परमाणु पर ऑक्सीजन पर स्थित होता है। देखो फिनोक्साइड आयन के अंदर तो जो आपका ऋणावेश है वो कार्बन पर होता है, और जो ऑक्जिलेट आयन है उसमें जो आपका ऋणावेश है वो अधिक विद्युत ऑक्सीजन परमाणु पर होता है। इसलिए जो कार्बोक्सिलेट आयन अधिक स्थायी होता है और कार्बोक्सिलेट आयन अधिक स्थायी है, तो जो आपका क्या होगा, कार्बोक्सिल अम्ल क्या हो जाएगा, अधिक अम्लीय हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पदों को समझाइए। एल्डोल संघनन अभिक्रिया और क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। तो एल्डोल संघनन की बात करते हैं सबसे पहले तो एल्डोल संघनन जिन एल्डिहाइड और कीटोनों में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है वे देते हैं आपके एल्डोल संघनन अभिक्रिया। अब किसकी उपस्थिति में? तनु क्षार आदि की उपस्थिति में अभिक्रिया अगर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डोल और अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन यानी कीटोल प्रदान करते हैं, इसे एल्डोल अभिक्रिया कहा जाता है। अब एल्डोल अथवा कीटोल आसानी से जल निष्कासित करके असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं, यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। यानी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोल बनने तक की अभिक्रिया एल्डोल कहलाती है, उसके बाद उससे जल निकलने की जो अभिक्रिया वो क्या कहलाती है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको, एग्जाम्पल क्या है, जो आपके एक दोनों साइड एसिटाल्डिहाइड ले रखा है, तो इसको आप स्वाल्डिहाइड बोलो या स्वाल्डिहाइड बोल सकते हो, अब एल्डोल बोल सकते हो, स्वाल्डोल बोलोगे। अब देखो इसमें क्या होता है, एक अल्फा हाइड्रोजन डोनेट करता है, तो देखो CH3 यहाँ आपका OH उड़ जाएगा, ये एक अल्फा हाइड्रोजन देगा। मान लो ये वाला कार्बन एक हाइड्रोजन देता है तो ये बन जाएगा CH3 OH CH, उसके बाद इसके बाद CH2, ये वाला OH जुड़ जाएगा। ये तो हो गया आपका एल्डोल। अब एल्डोल बना कैसे? क्योंकि देखो एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल। अब एल्कोहल से OL ले लो, एल्डिहाइड से ALD ले लो, क्या बन गया, एल्डोल। क्या बन गया, ये आपका एल्डोल। अब इसका क्या कराते हो, अब जल अपघटन कराते हो, तो देखो जल अपघटन कराओगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से जो OH और यहाँ से H निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपको, देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH इसे बोलते हैं ब्यूटेनॉल। अब एल्डोल संघनन में भाग लेने वाले दोनों क्रियाकारक एक समान है तो उसे सम एल्डोल, भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे क्रॉस एल्डोल। जैसे कि मान लो अगर दो एल्डिहाइड दे रखे हो आपको अलग अलग, एक तो दे रखा है आपका CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, दूसरा प्रोपेनॉल्डिहाइड, तो इसके अंदर आपको 4 एल्डोल प्राप्त होंगे। कितने एल्डोल? 14 आपके 4 उत्पाद प्राप्त होंगे, क्योंकि दो तो आपको क्रॉस एल्डोल से वो आपके सम एल्डोल बोले एल्डोल से मिल जाएंगे, और उसके बाद एक में ये वाला एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन डोनेट करेगा, तीसरा उत्पाद इससे मिल जाएगा, और दूसरे में ये वाला डोनेट करेगा तो चौथा इससे मिल जाएगा। यानी क्रॉस एल्डोल में आपको 4 उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्लीमेंसन अपचयन की बात करें तो जब कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड कीटोन की अभिक्रिया जिंक अमलगम यानी ZnHG सांद्र HCl के साथ कराई जाती है तो कार्बोनिल समूह CH2 में अपचयित हो जाता है तथा एल्केन प्राप्त होती है। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया के अंदर आपको क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होती है। यानी CH3COH या तो एल्डिहाइड लो या कीटोन लो, इसकी अभिक्रिया आपकी किसके साथ कराई जा रही है, जिंक अमलगम और सांद्र HCl के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगी, एल्केन। जैसे कि यहाँ पर 3 कार्बन थे तो ये क्या मिल गया, प्रोपेन। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित पदों को समझाइए। एक तो आपकी कैनोजार अभिक्रिया, दूसरी आपकी वोल्फ किर्चनर अपचयन अभिक्रिया। तो अगर हम बात करें कैनिजारो अभिक्रिया की, तो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। सबसे पहली बात तो ध्यान रखनी है कि कैनिजारो अभिक्रिया वही एल्डिहाइड या कीटोन देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तथा कार्बोनिल हाइड्रोजन उपस्थित होता है। सांद्र क्षार की उपस्थिति में
गर्म करने पर स्व ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित होता है तथा दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। यानी कहने जा रहा अभिक्रिया देता कौन है, जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। दूसरी बात, एल्डिहाइड का एक अणु तो किसमें चेंज हो जाता है, एल्कोहल, और दूसरा अणु किसमें चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो फॉर्मेल्डिहाइड दिए हुए हैं, HCHO। अब इनकी अभिक्रिया सांद्र के OH के साथ कराई जा रही है। तो एक तो आपका चेंज हो गया किसमें, एल्कोहल में, दूसरा चेंज हो गया किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल के पोटेशियम लवण में। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है वोल्फ किर्शनर अपचयन अभिक्रिया। तो एल्डिहाइड कीटोन का कार्बोनिल समूह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद एथिलीन ग्लाइकोल जैसे उच्च क्वथनांक वाले विलायक में पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर CH2 समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे वोल्फ किर्शनर अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी सबसे पहले तो आप किसके साथ अभिक्रिया कराओगे, इसकी जो कार्बोनिल समूह उसकी अभिक्रिया कराओगे हाइड्रोजन के साथ, जिससे मिलेगा आपको हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की अभिक्रिया किसके साथ कराती हो, एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में KOH के साथ, तब आपको क्या मिल जाएगा, एक प्रकार का एल्केन प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि CH3 और ले रखा है, हाइड्रोजन रखी है तो हाइड्रोजन मिल गया। अब इसके साथ कराती हो तो ये चेंज हो जाएगा और क्या मिल जाएगा आपको, CH3 इस प्रकार आपको उत्पाद बन के मिल जाएगा और उसके बाद नाइट्रोजन निकल जाएगी आपकी। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्न पदों को समझाइए। पहला हेलोफॉर्म अभिक्रिया, दूसरी टॉलेन अभिक्रमक। तो एलोफॉर्म अभिक्रिया की बात करें तो एलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है, ऐसी कीटोन जिसमें कम से कम एक मेथिल समूह, यानी मेथिल कीटोन ये अभिक्रिया देते हैं। एलोफॉर्म अभिक्रिया कौन सी देते हैं, मेथिल कीटोन। तो एक मेथिल समूह कार्बन परमाणु से आवंटित होता है। सोडियम हाइपोहैलाइड द्वारा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसमें कार्बोनिल यौगिक की अपेक्षा कार्बन परमाणु कम होता है। मेथिल समूह हेलोफॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो आपकी एलोफॉर्म अभिक्रिया होती है, सबसे पहले देता कौन है, जिसके अंदर कम से कम एक मेथिल समूह उपस्थित हो। सोडियम हाइपोहैलाइड NaOH की उपस्थिति में एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण ऑक्सीकृत हो जाते हैं, दूसरे और इसमें जो उत्पाद मिलेगा उसमें कार्बन प्रोडक्ट, जो उत्पाद के अंदर जो कार्बन की संख्या मिलेगी वो अभिकारक की तुलना में एक कम मिलेगी। ठीक है, जैसे कि RCO CH3 NaOH के साथ अभिक्रिया कराओगे RCO Na बन जाएगा और जो आपका मेथिल समूह होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, एलोफॉर्म के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अगला आपका टॉलेन अभिक्रमक। तो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेन अभिक्रमक कहा जाता है। यह एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने में प्रयुक्त किया जाता है। यानी टॉलेन अभिक्रमक है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को अभिकारक, जो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट है उसको टॉलेन अभिक्रमक बोलते हैं। ये एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करता है। टॉलेन अभिक्रमक को एल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर सिल्वर धातु बनने और चमकदार रजत दर्पण क्या बन जाता है, चमकदार रजत दर्पण बन जाता है, जिसे एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलेट ऋणायन में ऑक्सीकृत हो जाता है। और जो एल्डिहाइड होता है किसमें होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, संगत कार्बोक्सिलेट ऋणायन में आपको क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। इस प्रकार ये आपकी अभिक्रिया है टॉलेन अभिक्रमक वाली। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका निम्न पदों को समझाइए। पहला पद है आपका गाटरमान कोक अभिक्रिया, दूसरा है फेलिंग परीक्षण। तो गाटरमान कोक की बात करें तो बेंजीन या उसके व्युत्पन्न जैसे व्युत्पन्न निर्जल AlCl3 या CuCl2 की उपस्थिति में CO और HCl के साथ क्रिया कर बेंजल्डिहाइड या प्रतिस्थापित बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। तो अगर बेंजीन की अभिक्रिया COHCl निर्जल AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में कराती हो तो आपको क्या मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड। ये होती है आपकी क्या होती है, गाटरमान कोक अभिक्रिया। दूसरी बात करते हैं फेलिंग परीक्षण की। तो फेलिंग अभिक्रमक दो विलयन होती हैं, जैसे फेलिंग विलयन A जिसमें CuSO4 का जलीय विलयन, फेलिंग विलयन B जिसमें सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड रोसेल लवण, उक्त दोनों मिलकर समान मात्रा में बना मिश्रण फेलिंग अभिक्रमक कहलाता है। यानी दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, फेलिंग अभिक्रमक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एल्डिहाइड का फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। और जो एल्डिहाइड है उसको फेलिंग विलयन के साथ गर्म करते हो तो आपको भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। अब इसकी अगर बात करें फेलिंग विलयन की, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड परीक्षण नहीं दर्शाते। यानी फेलिंग परीक्षण कौन से
एल्डिहाइड नहीं दर्शाते हैं तो एरोमेटिक ये आपकी फैलिंग परीक्षण की अभिक्रिया है। यहाँ पर आपके ख़त्म होते हैं इस एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।